हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ड्रैगन प्रिंस युआन का एपिसोड नंबर 8 और एपिसोड नंबर 9 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया कि कियो कलासी के साथ चालाकी करते उनके जेड वाटरफॉल वाला टाइम उनसे छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जाओ युआन को बेवकूफ बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए हमने देखा कि यहाँ पर कियो और जाओ युआन के दरमियान एक छोटा सा कॉम्पिटिशन शुरू हो गया, जिस दौरान कियो ने चीटिंग करने की कोशिश की और जाओ युआन ने उसे सब लोगों के सामने बेनकाब कर दिया। इसकी वजह से कियो की काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। साथ ही साथ कलासी को जेड वाटरफॉल के लिए एक और घंटे का टाइम भी मिल चुका था, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात थी। लेकिन कियो से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे जैसे ही खबर मिली कि जाओ युआन अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के लिए ब्लैक फॉरेस्ट गया है, तो उसे ये मौका अच्छा दिखा। इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए दो चोरों से अपनी की फैमिली में चोरी करवा ली, जो कि तीजे के साथ ब्लैक फॉरेस्ट की तरफ चले जाते हैं। असल में कियो का प्लान था कि वो अपने सिपाहियों को इन चोरों के पीछे ब्लैक फॉरेस्ट में भेजेगा और साथ ही साथ ये चोर भी जाओ युआन को जान से मार डालेंगे। सब लोगों को लगेगा जैसे कि ये एक हादसा है और दूसरी तरफ कियो जाओ युआन से अपना बदला भी पूरा कर लेगा। जबकि उसका ये प्लान बिल्कुल सही से काम कर रहा था, क्योंकि उन दोनों चोरों में से एक लीडर तो यहाँ मिस याओ याओ के पास आ गया और दूसरा चोर जिसका नाम टोंग था वो जाओ युआन पर हमला करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। कमांडर लो, जिससे जाओ किंग की तरफ से ये जिम्मेदारी मिली थी कि वो जाओ युआन की हिफाजत करे, इस वक्त वो की गुआन के साथ मसरूफ था और वो भी जाओ युआन की मदद करने के लिए नहीं जा सकता। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जाओ युआन ने टोंग को हरा दिया था, जिसकी बॉडी लेकर वो तेजी के साथ मिस याओ याओ की तरफ ही बढ़ रहा है, क्योंकि जाओ युआन को मिस याओ याओ की फिक्र हो रही थी। लेकिन जब वो मिस याओ याओ के पास पहुंचा तो उसे जानने को मिलता है कि मिस याओ याओ के पास जो चोर आया था उसे तो ऑलरेडी टुनटुन खा चुका है, जबकि टुनटुन को उस चोर की बॉडी के पास एक स्पेशल टेक्निक भी मिली थी, जो कि वो जाओ युआन के हवाले कर चुका। जाओ युआन उस स्पेशल टेक्निक को देखकर समझ आता है कि ये तो मिस्टिक लाइट टेक्निक है, जो कि ग्रेट वू एम्पायर ने की पैलेस को दी थी। आखिर ये इन चोरों के पास क्या कर रही होगी, जिस पर मिस याओ याओ जाओ युआन से कहती है कि तुम्हें ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। अभी के लिए वैसे भी तुम 36 बीस्ट के ब्लड का इस्तेमाल करते हो, खुद के मेंडेरियंस को ओपन करने के लिए हेमली मार्क का इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हें इस मिस्टिक लाइट टेक्निक के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जिस पर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि ये टेक्निक खुद मेरे पास चल कर आई और मैं इतना बेवकूफ तो नहीं कि इसे इतनी आसानी के साथ की फैमिली के हवाले कर दूं। दूसरी तरफ मिस याओ याओ की नजर वहां पर मौजूद टोंग की बॉडी पर भी पड़ गई, इसलिए वो जाओ युआन से सवाल करते हुए पूछती है कि ये कौन है, जिस पर जाओ युआन ने बताया कि ये चोर मुझ पर हमला करने के लिए आया था ताकि ये मेरी जान ले सके, लेकिन तुम्हारी सिखाए हुए टाइगर रोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मैंने इसे हरा दिया। जो सुनकर तो मिस याओ याओ को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जाओ युआन धीरे धीरे करके पहले से ताकतवर हो रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर कमांडर लू भी अपने साथियों के साथ पहुंच गया, जो कि जाओ युआन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि यूर मैजेस्टी आप ठीक तो हो ना, जिस पर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पीछे की तरफ से की फैमिली का की गुआन भी धीरे धीरे चलकर आ रहा था और वो अपने मन में खुश होते हुए कहता है कि अब तक तो जाओ युआन मर चुका होगा और अगर वो मरा ना हो तो एटलीस्ट मरने वाली हालत में होगा। लेकिन जब वो कैंप के पास पहुंचा तो उसकी आंखें बड़ी की बड़ी रह गई थी, क्योंकि जाओ युआन तो बिल्कुल सही सलामत है और उसका भेजा हुआ चोर टोंग यहाँ पर जिंदा पकड़ा गया, जो कि की गुआन के लिए एक बहुत ही बुरी खबर थी, क्योंकि वो चोर इन लोगों की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ जाओ फैमिली को दे सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि की गुआन ने बिना एक लम्हा जाया करते हुए तेजी के साथ उस चोर को गर्दन से उठा लिया, जिसके बारे में वो सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ तुमने हमारी की फैमिली से जो एक स्पेशल टेक्निक चुराई वो कहाँ पर है। यहाँ साथ ही साथ उसने टोंग को इतने जोर से गर्दन से पकड़ा था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा और दूसरी तरफ उसने बहाना लगाते हुए टोंग को जान से मार डालते हुए कहा कि ये बहुत ज्यादा जिद्दी था, जो कि अपनी जबान नहीं खोल रहा। असल में की गुआन ने जानबूझकर टोंग को जान से मार डाला ताकि उन लोगों की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर ना आ जाए। जाओ युआन और कमांडर लू को सब कुछ समझ आ गया था, लेकिन उन लोगों के पास कोई भी सबूत नहीं, इसलिए वो की गुआन पर इल्जाम नहीं लगा सकते थे। दूसरी तरफ की गुआन यहाँ जाओ युआन से सवाल करते हुए पूछता है कि यूर मैजेस्टी क्या आपने उस दूसरे चोर को देखा, क्योंकि उसके पास हमारी मिस्टिक लाइट टेक्निक है। जिस पर जाओ युआन की गुआन से झूठ बोलते हुए कहता है कि यकीनन वो चोर यहाँ जंगल से बाहर भाग गया होगा और हो सकता है कि वो तुम्हारी मिस्टिक लाइट टेक्निक भी अपने साथ ले गया हो। ये सुनकर तो की गुआन गुस्सा होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो सुनकर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि तुम आखिर इतना शोर होकर कैसे बोल सकते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उस चोर को जंगल में रुकने के लिए बोला हो। यहाँ की गुआन के पास अब देने के लिए कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ जाओ युआन चालाकी दिखाते हुए की गुआन से कहता है कि चलो आओ मेरे साथ खाना खा लो, फिर उसके बाद तुम दूसरे चोर की तलाश शुरू कर देना। जिस पर की गुआन माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, अभी मुझे यहाँ से चलना होगा, और ये कहते हुए वो वहाँ से रवाना हो गया। जाओ युआन को तो सब कुछ समझ आ गया था कि फैमिली क्या करना चाहती है, लेकिन फिलहाल इन लोगों के पास सबूत नहीं थे, इसलिए जाओ युआन खामोश रहना पसंद करता है। साथ ही साथ उसने एक सोल्जर को भिजवाकर अपने फादर को सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दी थी। दूसरी तरफ की गुआन यहाँ कियो के पास आकर उसे बता देता है कि कैसे उसने
उसने दूसरे चोर को खो दिया और इसी वजह से इन लोगों की मिस्टिक लाइट टेक्निक भी खो गई, जिसकी वजह से तो कियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो चोर होंग तो की नरिशिंग लेवल पर था, आखिर उसकी जान कौन ले सकता है। जिस पर की गुआन जवाब देते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी मैं नहीं जानता, जब तक मैं वहां पर पहुंचा होंग गायब हो चुका था और उसके बारे में मुझे जाओ युआन ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। जो सुनकर तो कियो को काफी ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी, क्योंकि पिछली दफा जब उसने जेड वाटरफॉल का 1 घंटा गवा दिया तो कियो के फादर ने उसे बहुत बुरी तरीके से डांटा था और इस बार अगर कियो के फादर को मालूम हो गया कि कियो ने उनकी क्लैन की एक बहुत ही सारा स्पेशल टेक्निक मिस्टिक लाइट टेक्निक को खो दिया तो वो पता नहीं कियो का क्या हशर करेंगे, जिसकी वजह से कियो गुस्सा होते हुए कहता है कि चाहे तुम्हें जमीन खोदनी पड़े या फिर आसमान को छीनना पड़े, मुझे वो मिस्टिक लाइट टेक्निक वापस चाहिए। जिस पर तो की गुआन भी जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है जैसा आपका हुक्म, और ये कहने के बाद वो एक बार फिर से वहां से रवाना हो गया। कियो को तो जाओ युआन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट में आ जाता है, जहाँ पर जाओ युआन ने पूरे 36 के 36 बीस्ट मार डाले थे और उनका ब्लड एसेंस मिस याओ याओ एक छोटी सी शीशी में कैद कर लेती है। जाओ युआन को ये देखकर हैरानगी हो रही थी कि 36 बीस्ट का ब्लड इतना आखिर कम कैसे हो सकता है, जिस पर मिस याओ याओ बताती है कि मैंने उनका स्पिरिचुअल ब्लड ही सिर्फ यूज किया है, जिसका इस्तेमाल करते मैं तुम्हारी बॉडी पर एक तरह का हेवनली मार्क बनाने वाली हूँ। इस हेवनली मार्क में हम ब्लड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि इवल एनर्जी तुम्हारी सोल पर कब्जा करने की भी कोशिश करे, इसलिए तुम्हें खुद पर काबू करना होगा। इस हेवनली मार्क के बाद तुम अपने मेंडेनियंस को जल्द से जल्द अनलॉक कर सकते हो। जो सुनकर तो जाओ युआन इसके लिए तैयार हो गया था। हम देखते हैं कि जाओ युआन ने फौरन अपनी शर्ट उतार दी, जहां मिस याओ याओ ब्रश का इस्तेमाल करते उसकी बॉडी पर हेवनली मार्क बनाना शुरू कर देती है। इस हेवनली मार्क की वजह से जाओ युआन की बॉडी के आसपास काफी सारे इवल एनर्जी इकट्ठा हो गई, जो कि जाओ युआन को तकलीफ तो पहुंचा रही थी, लेकिन जाओ युआन इस तकलीफ को झेलते हुए अपने केओस डिवाइन ग्राइंड स्टोन की पावर को एक्टिवेट कर चुका। इन दोनों टेक्निक्स को एक साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि जाओ युआन का 5th मेंडेरियन भी धीरे धीरे करके अनलॉक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से तो जाओ युआन को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। वो खुश होकर कहता है कि सिर्फ पहली दफा इस मार्क को बनाने की वजह से मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरी 5th मेंडेरियन का एक छोटा सा पार्ट अनलॉक हो गया। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी टेक्निक है। जिस पर मिस याओ याओ जवाब देते हुए कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम इसी तरह से लगातार बीस्ट का शिकार करते हो और उनका ब्लड ऐसे इस्तेमाल करोगे तो अगले 15 दिन के अंदर तुम अपना 5th मेंडेरियन अनलॉक कर लोगे। जो सुनकर तो जाओ युआन मोटिवेट होकर बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि जाओ युआन ने अपने टियानियन ब्रश का इस्तेमाल करते हुए अगले कुछ ही दिनों में कई सारे बीस्ट जान से मार डाले, जिनका वो ब्लड एसेंस इकट्ठा कर लेता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी, क्योंकि इस बार जाओ युआन चाहे जितने मर्जी बार बीस्ट को जान से मार डालता, तभी अचानक वहां पर एक फायर आर्मर्ड राइनो तीसी के साथ जाओ युआन की तरफ बढ़ते हुए हमेशा उसका शिकार उसे छीन लेता। जाओ युआन को यह देखकर बहुत ही बुरा महसूस होता है। कई बार ऐसा होने की वजह से आखिरकार वो गुस्सा होकर उस राइनो पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ युआन का कोई भी अटैक उस राइनो पर काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इस फायर आर्मर्ड राइनो का डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से वो इस बारे में शिकायत लेकर मिस याओ याओ के पास पहुंच गया, जहां वो मिस याओ याओ को बताता है कि एक फायर आर्मर्ड राइनो हर बार मेरा शिकार लेकर भाग जाता है, आखिर मैं उसका क्या करूं, क्योंकि मेरा टियानियन ब्रश जो कि बड़े से बड़े चट्टान को भी काट देता है वो इस राइनो पर असर नहीं कर रहा। जिस पर मिस याओ याओ जाओ युआन को बताती है कि फायर आर्मर्ड राइनो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और अभी तो वो गुस्से में भी नहीं आया, एक बार वो गुस्से में आ गया उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ पहले से डबल हो जाएगी। मुझे लगता है कि यही सही मौका होगा कि तुम उस मिस्टिक लाइट टेक्निक को प्रैक्टिस करके सीख लो, क्योंकि उसी का इस्तेमाल करते हुए शायद तुम इस राइनो को हरा पाओ। जो सुनकर तो जाओ युआन खुश होते हुए कहता है कि हाँ मिस याओ याओ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद जाओ युआन ने उस स्पेशल टेक्निक मिस्टिक लाइट टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए सीखना शुरू कर दिया, जहाँ इस टेक्निक के बारे में पढ़ते हुए जाओ युआन को समझ आ गया था कि अगर मुझे मिस्टिक लाइट टेक्निक को मास्टर करना है तो सबसे पहले मुझे अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी का कंडेंस करना होगा और उसी कंडेंस एनर्जी को मुझे हाई स्पीड के साथ रोटेट करवाना है, जिसके बाद मैं इस मिस्टिक लाइट टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये टेक्निक पढ़ने में तो काफी ज्यादा सिंपल लग रही थी, लेकिन जाओ युआन ये बात अच्छे से जानता रहा कि इसे प्रैक्टिस करना उतना ही मुश्किल होगा। साथ ही साथ जाओ युआन को एक और बात भी समझ आ गई थी कि ये मिस्टिक लाइट टेक्निक अभी कंप्लीट नहीं है, यानी कि अगर जाओ युआन किसी तरीके से इस टेक्निक का दूसरा हिस्सा भी ढूंढ ले तो वो इस टेक्निक को पहले से भी ज्यादा खतरनाक बना पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ जाओ युआन ने एक चट्टान पर बैठकर इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। जाओ युआन चारों तरफ से मिस्टिक एनर्जी को अपनी बॉडी में कंडेंस करना शुरू कर चुका, जिसके दौरान वो बार बार फेल होता है, लेकिन जाओ युआन हार नहीं मानता और वो लगातार कोशिश करते हुए आखिरकार इसमें कामयाब भी हो गया। हम देखते हैं कि जाओ युआन ने मिस्टिक एनर्जी अपनी बॉडी में कंडेंस करके रोटेट करवाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो अपने हाथों पर एक मिस्टिक लाइट ब्लेड क्रिएट कर सकता है और ये मिस्टिक लाइट ब्लेड काफी ज्यादा शार्प था, जिसका इस्तेमाल करते हुए जाओ युआन किसी भी चट्टान को मक्खन की तरह काट सकता है। इसी वजह से जाओ युआन को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन मिस याओ याओ जाओ युआन को बताती है कि ये मिस्टिक लाइट टेक्निक 2 हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें से फर्स्ट लेवल
लेवल पर तो ग्रीन लाइट ब्लेड आती है जिसका तुम इस्तेमाल भी कर रहे हो, और सेकंड लेवल पर पर्पल लाइट ब्लेड आएगी। साथ ही साथ यहाँ मिस याओ ने जाओ युआन को एक छोटी सी टिप भी दे दी थी। वो जाओ युआन को बताती है कि अगर तुम ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक का इस्तेमाल करो तो तुम अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी को कंडेंस कर सकते हो, यानी कि तुम इस मिस्टिक लाइट ब्लेड को पहले से भी ज्यादा लॉन्ग और खतरनाक बना पाओगे। जो सुनकर तो जाओ युआन मिस याओ का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि फायर आर्मर्ड बीस्ट, अब मैं तुमसे अपना बदला लेने के लिए आ रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ जाओ युआन उस फायर आर्मर्ड बीस्ट के रास्ते में पहले से मौजूद था। फायर आर्मर्ड बीस्ट भी यहाँ जाओ युआन को अपने सामने देखकर उस पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, जहाँ जाओ युआन उसके हमले को डॉज करने के साथ साथ अपनी मिस्टिक लाइट ब्लेड का इस्तेमाल करके उस पर पहली दफा एक कट लगाने में कामयाब हो गया। ये करके जाओ युआन को तो खुशी हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो फायर आर्मर्ड बीस्ट तो गुस्से से पागल हो गया। उसकी पूरी बॉडी पर फ्लेम आ जाती है, जबकि साथ ही साथ उस पर लगे हुए जख्म भी दोबारा से रिकवर हो गए। जो देखकर तो जाओ युआन परेशान होते हुए कहता है कि ओहो ये अच्छा नहीं हुआ, लगता है कि अब मेरी खैर नहीं। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो फायर आर्मर्ड बीस्ट जाओ युआन के पीछे पड़ गया, जबकि जाओ युआन अपनी जान बचाते उससे आगे की तरफ दौड़ता रहता है। रास्ते में भागते हुए जाओ युआन अपने मन में सोच रहा था कि मेरी ये छोटी सी मिस्टिक लाइट ब्लेड तो इस बीस्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। जबकि वो फायर आर्मर्ड बीस्ट भी लगातार पीछे से चीजों को तोड़ते हुए जाओ युआन का पीछा ही कर रहा है। यहाँ पर भागते भागते जाओ युआन आखिरकार एक चट्टान के पास आ गया, जिस चट्टान को देखकर तो जाओ युआन मुस्कुराना शुरू कर देता है क्योंकि उसके पास एक जबरदस्त प्लान आ गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो फायर आर्मर्ड बीस्ट भी भागते भागते आखिरकार उस लोकेशन पर पहुंच गया, जो कि जाओ युआन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। जाओ युआन भी इस हमले के लिए पहले से तैयार था, इसलिए वो बीस्ट जैसे ही यहाँ जाओ युआन के पास आने लगा, जाओ युआन ने फौरन से हवा में जंप कर दिया, जिसकी वजह से वो बीस्ट सीधा जाकर उस चट्टान से टकरा जाता है। फिलहाल वो फायर आर्मर्ड बीस्ट इस चट्टानों में फंस चुका था और जाओ युआन के पास थोड़ा सा वक्त था, जहाँ वो मिस याओ की वही बात याद करता है कि अगर तुम ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करो तो तुम इससे भी बड़ी मिस्टिक लाइट ब्लेड इस्तेमाल कर पाओगे। जो बातें याद करते ही जाओ युआन फौरन अपने ड्रैगन ब्रेथ पावर एक्टिवेट कर लेता है। इसी वजह से बहुत सारी एनर्जी एक साथ जाओ युआन की बॉडी में कंडेंस हो रही थी। तब तक फायर आर्मर्ड बीस्ट भी एक बार फिर से खुद को आजाद करवा चुका था, जो कि यहाँ जाओ युआन की तरफ ही बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ लास्ट मोमेंट पर ही हम देखते हैं कि जाओ युआन ने अपनी लॉन्ग मिस्टिक लाइट ब्लेड एक्टिवेट कर ली थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए इस बड़े से राइनो बीस्ट पर हमला कर चुका। इस बार यह अटैक इतना ज्यादा ब्रूटल था कि वो राइनो बीस्ट इसको सर्वाइव नहीं कर पाया और वो वही अपने घुटनों के बल गिर जाता है। जाओ युआन ने एक और विक्ट्री हासिल कर ली थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ कीयू पर आ जाता है, जिसे की गुआन बता रहा था कि हमने पूरा जंगल चांद मारा, लेकिन हमें होंग की बॉडी कहीं पर भी नहीं मिली। मुझे पूरा यकीन है कि होंग को जरूर जाओ युआन ने जान से मार डाला होगा और हमारी मिस्टिक लाइट टेक्निक भी इस वक्त जाओ युआन के पास ही है। जो सारी बातें जानकर तो कीयू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कह रहा था कि जाओ युआन तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इसकी अब तुम्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये कहते हुए कीयू ने वहाँ पर फौरन अपनी फ्रेंड मिस लियूजी को बुला लिया था, क्योंकि उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान चल रहा है। इसके बाद सिटी में नेक्स्ट डे हम यहाँ मिस यूमी को देखते हैं, जो कि जाओ युआन के बारे में ही सोच रही थी। कीयू और मेजेस्टी को ब्लैक फॉरेस्ट में गए हुए पूरा महीना गुजर गया और वो अभी तक वापस नहीं आए, क्या वो ठीक भी होंगे? और इसी तरह की बातें सोचते हुए यूमी एक गली में पहुंच गई थी, जहाँ पर अचानक ही मिस लियूजी उसका रास्ता रोक लेती है। मिस लियूजी के साथ इस वक्त 3 वॉरियर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। साथ ही साथ वो यहाँ पर यूमी को कहती है कि तुम्हारे जाओ युआन के पास हमारे फैमिली का कोई खास ट्रेजर है जो कि उसने चुरा लिया, इसलिए हमें तुम्हें मजबूरन किडनैप करना होगा ताकि बाद में हम लोग एक्सचेंज करते हुए अपना ट्रेजर वापस ले सके। मिस यूमी उसकी बातें सुनकर कहती है कि जाओ युआन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम लोग कितने बड़े कमीने हो और इसलिए मैं तुम लोगों से फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। वो भी इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानने वाली थी। जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लियूजी ने तो गुस्से में आकर अपने 2 सोल्जर से कहा कि आगे बढ़े और इसे पकड़ लो। जहाँ मिस लियूजी के दोनों चमचे तीसी के साथ आगे की तरफ जंप करते हुए स्यूमी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर स्यूमी ने तो ऑलरेडी अपने 6th मैंडेरियन को भी ओपन कर लिया था, इसलिए वो आसानी के साथ इन दोनों को धूल चटका चुकी। जो देखकर तो मिस लियूजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उससे यकीन नहीं आता कि इस मामूली सी लड़की ने इतनी जल्दी अपने 6th मैंडेरियन को कैसे ओपन कर लिया। पर साथ ही साथ मिस लियूजी के साथ यहाँ पर जो लास्ट वॉरियर था उसके पास 7th मैंडेरियन थे, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ते हुए मिस यूमी पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे फाइट करने के लिए मिस यूमी भी खुद को तैयार कर चुकी थी। लेकिन तभी अचानक उसके सामने 2 रॉयल गार्ड्स तेजी के साथ आते हैं, उस वॉरियर को हिट करके पीछे पटक देते हैं। मिस यूमी तो ये देखकर काफी जरा हैरान होकर सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुम दोनों कौन हो? जिस पर वो दोनों रॉयल गार्ड्स बताते हैं कि हमें जाओ युआन ने चुपके से तुम पर नजर रखने के लिए बोला था, क्योंकि वो जानता था कि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ मिस लियूजी को भी मालूम हो गया था कि इन दोनों रॉयल गार्ड्स के ही 7 मैंडेरियंस ओपन है और हम चाहकर भी इन्हें नहीं हरा सकते, इसलिए वो हार मानते हुए वहां से खुद ही चली गई। दूसरी तरफ स्यूमी यहाँ पर उन रॉयल गार्ड्स से जाओ युआन के बारे में भी सवाल करती है, जिस पर वो रॉयल गार्ड्स बताते हैं कि आप जाओ युआन की फिक्र ना करें, वो ब्लैक फॉरेस्ट में अच्छे से कल्टीवेशन कर रहा है। उसे ये बात भी अच्छे से मालूम है कि 1 महीने बाद ही प्रीफेक्चर
प्रीफेक्चर एग्जाम होगा वो प्रीफेक्चर एग्जाम से 1-2 दिन पहले वापस लौट आएगा। मिस यूमी ये सारी बातें सुनकर अपने मन में सोचते हुए कहती है कि कियो ऑलरेडी अपने 7th मैंडेरियन को ओपन कर चुका है। पता नहीं जाओ युआन आखिर तुम किस स्टेज पर होगे। उम्मीद करती हूँ कि तुम जल्द वापस लौट आओ क्योंकि इस बार क्लास ए के लिए ये कंपटीशन जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। उसके ये कहते साथ ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ब्लैक फॉरेस्ट में मौजूद जाओ युआन पर आ जाता है जो कि अपनी टियानियन ब्रुश का इस्तेमाल करते हुए कई सारे बीस्ट का अकेले ही मुकाबला कर रहा है। इस पिछले 1 महीने में जाओ युआन के कॉम्बैट स्किल पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके थे। इस फाइट के बाद हम लोगों को यहाँ कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रीफेक्चर एग्जाम में बस सिर्फ 1 दिन बचा था। जाओ युआन की मॉम जाओ किंग से कह रही थी कि मुझे अपने बेटे की फिक्र हो रही है, पता नहीं कहीं की फैमिली उसे नुकसान ना पहुंचा दे। जाओ किंग भी इस बात को अच्छे से जानते रहा कि पैलेस हमारे खिलाफ बगावत कर रहा है और अपने बच्चे को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। यहाँ ये इमोशनल ड्रामा चल ही रहा था पर तभी अचानक वहाँ जाओ युआन आ जाता है। जाओ युआन को इतने महीनों बाद देखकर तो उसकी मॉम काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वो जाओ युआन को अच्छे से देखते हुए कहती है कि देखो तो सही, तुम ब्लैक फॉरेस्ट में कल्टीवेशन करने के लिए गए थे और इतने कमजोर होकर वापस आ गए। क्या वहाँ पर कमांडर लोग तुम्हें कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं देते थे? जिस पर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि मॉम आखिर आप ये क्या बातें कर रही हो, मैं पहले से काफी स्ट्रॉन्ग होकर आया हूँ। जबकि साथ ही साथ जाओ युआन यहाँ पर वो मिस्टिक लाइट टेक्निक भी अपने फादर के हवाले कर देता है जिसे देखकर तो जाओ किंग सरप्राइज होते हुए कहता है कि अच्छा तो ये है वो टेक्निक जिसकी वजह से पूरी की पूरी की पैलेस में ही हंगामा मचा हुआ है। वो चारों तरफ इस टेक्निक को ढूंढ रहे हैं। जाओ युआन भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये टेक्निक खुद ही चलकर मेरे पास आई थी तो आखिर मैं इसे क्यों ना लेता। जिस पर जाओ किंग जवाब देते हुए कहता है लेकिन बेटा तुम्हें की फैमिली से खुद को बचा कर रखना होगा। जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि आप फिक्र ना करो, उसका कोई भी हमला मुझ पर काम नहीं करेगा। और जहाँ तक कियो की बात है तो आने वाले प्रीफेक्चर एग्जाम में मैं उसके साथ भी अपना हिसाब पूरा कर लूंगा। यह जाओ युआन के ये सब कहने के बाद आखिरकार हम लोगों को प्रीफेक्चर एग्जाम वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ सुबह सवेरे मिस यूमी अपने दोस्तों के साथ मिलकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रही थी। पर तभी अचानक किसी ने स्नीक अटैक करते हुए इन तीनों पर छोटे छोटे पत्थरों से हमला कर दिया जिसे मिस यूमी तेजी के साथ जंप करते हुए कैच कर लेती है। साथ ही वो गुस्सा होकर सवाल करते हुए पूछती है कि कौन है वहाँ पर, सामने आओ। जो सुनकर तो जाओ युआन मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ आकर कहता है कि वाओ तुमने पिछले कुछ महीनों में खुद को काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया, साथ ही साथ तुम्हारा रिएक्शन टाइम भी काफी ज्यादा कम हो गया है। जाओ युआन को तो यहाँ पर अचानक से देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो लोग फौरन से जाओ युआन के पास आ जाते हैं जहाँ पर किनशुई जाओ युआन से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी क्लास ए को जेड वाटरफॉल में 1 घंटा ज्यादा दिलवा दिया जिसकी वजह से हम तीनों अपने 6th मैंडेरियन को ओपन करने में कामयाब हो गए। इस बार तो यकीनन प्रीफेक्चर एग्जाम को हम लोग ही जीतेंगे। तभी अचानक पीछे से मास्टर टियानियंग आ जाते हैं जो कह रहे थे कि तुम लोग अपने दुश्मनों को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। हाँ ये बात बेशक सच है कि क्लास बी के पास जेड वाटरफॉल में अपना 1 घंटा कम हो गया था, लेकिन यहाँ पर कियो ने चालाकी दिखाते हुए सारे क्लास बी के वॉरियर्स अपने साथ की पैलेस ले गया जहाँ पर उनकी स्पेशल ट्रेनिंग हुई और इसी वजह से वो लोग काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इवन कि कियो ने तो अपने 7th मैंडेरियन को भी ओपन कर लिया है। तो मैं बस तुम लोगों से सिर्फ यही कहूंगा कि तुम अपने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि इस बार का ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ होगा। जाओ युआन अपने टीचर की बातें सुनकर आगे की तरफ आते हुए मुस्कुराकर कहता है कि टीचर आप बिल्कुल फिक्र ना करें क्योंकि कियो को मैं अकेले संभाल सकता हूँ। जो सुनकर तो मास्टर टियानियंग को भी काफी अच्छा महसूस हुआ और वो जाओ युआन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि शायद जाओ युआन तुमने पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया होगा, इसी वजह से तुम ये बात कर रहे हो। जाओ युआन भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ आपने सही कहा, मैं ऑलरेडी अपने 5th मैंडेरियन को ओपन कर चुका। ये सुनकर तो मास्टर टियानियंग को शौक लगता है और वो अपने मन ही मन में सोचते हैं कि आखिर जाओ युआन ये क्या कह रहा है, क्या इसने सुना नहीं जब मैंने कहा कि कियो ने ऑलरेडी अपने 7th मैंडेरियन को ओपन किया है। पर चूंकि जाओ युआन को खुद पर इतना भरोसा था इसलिए मास्टर टियानियंग उससे निराश नहीं करते बल्कि वो यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को लेकर प्रीफेक्चर एग्जाम की तरफ रवाना हो गए। जहाँ पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी के डिसाइपल पहुंचे हुए थे जो कि अपनी अपनी पोजीशन पर मौजूद है। सबसे टॉप यानी फर्स्ट रैंकिंग पर कियो और उसके दोस्त मौजूद थे जिस पर मास्टर टियानियंग कहता है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों को फर्स्ट पोजीशन हासिल करनी ही होगी। जबकि सेकंड पर क्लास ए के डिसाइपल और उसके नीचे क्लास सी एंड डी के डिसाइपल खड़े हो जाते हैं। साथ ही सर हम देखते हैं कि इस साल का ये प्रीफेक्चर एग्जाम देखने के लिए जाओ फैमिली और की फैमिली भी वहाँ पर आ चुकी थी, इसलिए सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि यकीनन इस साल का ये कंपटीशन काफी जरा खास होगा जो कि की फैमिली के की किंग और साथ ही साथ जाओ किंग दोनों ही ये कंपटीशन देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दूसरी तरफ मास्टर टियानियंग भी वहाँ पर मौजूद सब डिसाइपल को इस कंपटीशन के रूल्स के बारे में समझाना शुरू हो गए थे, जिन रूल्स के हिसाब से हर क्लास को 4 डिसाइपल रिप्रेजेंट करेंगे। वो 4 डिसाइपल किसी भी दूसरे क्लास के वॉरियर को फाइट के लिए चैलेंज कर सकते हैं और अगर वो अपने से टॉप क्लास के वॉरियर को हरा देता है तो वो उसके साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेगा। यहाँ सारे रूल समझने के बाद तभी अचानक हम देखते हैं कि क्लास डी से एक वॉरियर हांस फौरन से अरीना की तरफ जंप कर चुका जो कि क्लास सी के जी को
फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। जो सुनकर क्लास सी का जी भी फौरन से अरीना में जंप कर चुका और यहाँ इन दोनों वॉरियर्स के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन असली फाइट तो यहाँ क्लास ए और क्लास बी की होगी। हम देखते हैं कि कियू मुस्कुराकर ज़ाओ युआन को देख रहा था, जिस पर ज़ाओ युआन कियू से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यूं मुस्कुराकर मुझसे रहम की भीख मांग रहे हो, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी। जिस पर कियू जवाब देते हुए कहता है कि ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि इस साल भी क्लास बी ही फर्स्ट आएगी। जिस पर तो ज़ाओ युआन उसका मजाक उड़ाने के लिए कहता है कि वैसे तुम्हारे तोहफे के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने हमारी क्लास को 1 घंटा जेड वाटरफॉल में ज्यादा दे दिया, जिसकी वजह से मेरी क्लास ए की डिसाइपल पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ल्यूसी और स्यूमी के दौरान भी तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था। नीचे की तरफ अरीना में हम देखते हैं कि बारी बारी करके कई सारे डिसाइपल आपस में फाइट करते रहे। बहुत सारे डिसाइपल जीत चुके थे और कई सारे हार भी गए। अब आखिरकार बारी थी क्लास ए और क्लास बी के फाइट के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि क्लास बी से एक लड़का काउलिंग फौरन से अरीना में जंप कर देता है, जिसने क्लास ए के यांगजी को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। यांगजी उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अरीना में तो उतर जाता है, लेकिन ज़ाओ युआन को यहाँ पर यांगजी की फिक्र हो रही थी, क्योंकि काउलिंग काफी ज्यादा खतरनाक है। उसने ऑलरेडी क्लास सी के 3 डिसाइपल को हरा दिया था। मिस यूमी यहाँ ज़ाओ युआन को बताती है कि काउलिंग और फानवू दोनों ही अपने 6 मैंडेरियंस को ओपन कर चुके हैं। यहाँ ये सब बातें तो चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि काउलिंग ने फौरन से अपने टाइगर फिस्ट को एक्टिवेट कर लिया, जिसका मुकाबला करने के लिए यांगजी भी अपने अर्थ लाइट शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ इन दोनों के पास ही 6 मैंडेरियंस थे, जबकि साथ ही साथ इन लोगों का पावर लेवल भी सेम था, इसलिए इन दोनों के दरमियान कड़ी तकड़ हो रही थी। मिस यूमी ज़ाओ युआन से कहती है कि अब ये देखना होगा कि आखिर इन दोनों में से फाइट को कौन जीता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि काउलिंग ने यहाँ पर एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी बॉडी से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेड कलर का ऑरा रिलीज होना शुरू हो गया था, जिस ऑरा को देखकर तो मिस याओ थोड़ी सी परेशान हो गई। दूसरी तरफ काउलिंग इस ऑरा के बाद तो काफी ज्यादा खतरनाक और ब्रूटल हो चुका था। वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यांगजी पर अटैक करना शुरू कर देता है। यांगजी इससे पहले कि यहाँ पर कुछ भी समझ पाता, काउलिंग ने उस पर लगातार ब्रूटल अटैक करते हुए उससे हिट करके हरा दिया। ज़ाओ युआन भी यहाँ पर काउलिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर ये काउलिंग को अचानक से हो क्या गया, उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा फियर्स हो चुका है। यहाँ इस फाइट के बाद किनशुई ज़ाओ युआन से कहती है कि अगली फाइट मैं करूंगी और मैं जीत कर आऊंगी, जो कहते साथ ही वो अरीना में जंप कर चुकी। जबकि यहाँ पर मिस किनशुई का मुकाबला करने के लिए क्लास बी से भी फानियो अरीना में जंप कर देता है। पर इस बार भी जब फाइट शुरू हुई तो हम देख पा रहे थे कि फानियो का ऑरा भी बिल्कुल उसी तरह खतरनाक और फियर्स था, जिसे देखकर इस बार ज़ाओ युआन को सब कुछ समझ आ गया। मिस यूमी भी इस बारे में ज़ाओ युआन से सवाल करती है, जिस पर ज़ाओ युआन बताता है कि फानियो और काउलिंग दोनों ही बॉइलिंग ब्लड रून टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि एक फॉरबिडन टेक्निक है। इस फाइट के दौरान इसे कोई भी अपनी बॉडी पर नहीं लगा सकता, जिस पर स्यूमी कहती है फिर तो हमें ऑब्जेक्शन करना चाहिए। लेकिन ज़ाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि कियो को भी इस बारे में मालूम था कि हम इसके बारे में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसलिए इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग की थी। आज के दिन यहाँ पर काउलिंग या फिर फानियो की बॉडी पर वो बॉइलिंग मार्क नहीं है, बल्कि यकीनन इस प्रीफेक्चर एग्जाम से पहले कियो ने इन दोनों की बॉडी पर हर दिन ही इस बॉइलिंग हेवनली मार्क को लगाया होगा। जिस ब्लड बॉइलिंग हेवनली मार्क को लगातार यूज करने की वजह से उनका थोड़ा बहुत ऑरा अभी भी इन लोगों की बॉडी में है, इवन कि वो हेवनली मार्क इन लोगों की बॉडी पर लगा भी नहीं। ये सारी बातें सुनकर स्यूमी जवाब देते हुए कहती है कि इसका मतलब हम लोग उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, जिस पर ज़ाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, कियो 1 नंबर का कमीना है। उसने बार बार इस फॉरबिडन हेवनली मार्क का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों की पावर्स तो बढ़ा दी, इवन ये जानते हुए भी कि इस फाइट के बाद ये लोग हमेशा हमेशा के लिए नकारा हो सकते हैं। लेकिन कियो जीत की लालच में इतना अंधा हो गया कि उसे किसी की भी परवाह नहीं। मिस यूमी ज़ाओ युआन की ये सारी बातें सुनकर कहती है कि फैमिली हमेशा से कमीनों की तरह चीटिंग करती आ रही है, लेकिन मैं उन्हें अपने मकसद में कामयाब होने नहीं दे सकती, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। जो सुनकर ज़ाओ युआन भी सोल्यूशन के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक वहाँ पर टुनटुन आ जाती है, जिसे देखकर तो ज़ाओ युआन सरप्राइज होकर कहता है कि टुनटुन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। टुनटुन भी काफी क्यूट तरीके से मिस याओ याओ का एक छोटा सा लेटर यहाँ ज़ाओ युआन के पास लेकर आई हुई थी, जिसे पढ़कर ज़ाओ युआन को समझ आ गया कि मिस याओ याओ उससे क्या कहना चाहती है। ज़ाओ युआन ने यहाँ पर मिस यूमी का हाथ पकड़कर उसी चिट्ठी का इस्तेमाल करते हुए एक हेवनली मार्क बनाना शुरू कर दिया, जिसके बारे में ज़ाओ युआन मिस यूमी को बताता है कि इसे कहते हैं क्लियर माइंड हेवनली मार्क, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम बॉइलिंग ब्लड हेवनली मार्क की इफेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती हो। बस तुम्हें कुछ भी करके अपने दुश्मन की बॉडी को टच करना होगा। यहाँ ज़ाओ युआन मिस यूमी को ये सब बता रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फानियो यहाँ पर मिस किनशुई के साथ फाइट करते हुए आखिरकार उसे भी हरा देता है, जिसकी वजह से क्लास बी को तो काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। उन्हें बस सिर्फ एक और फाइट जीतनी होगी और इसके बाद वो लोग फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएंगे। लेकिन ज़ाओ किंग को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो जानता रहा कि अगर क्लास ए को टॉप पर आना है तो उसे अगली 3 फाइट्स को लगातार जीतना होगा। नीचे की तरफ अरीना में नेक्स्ट फाइट का वक्त आ चुका था, जिसके लिए मिस यूमी अरीना की तरफ जंप कर देती है। तभी अचानक ज़ाओ युआन मिस यूमी से कहता है कि अपना ख्याल रखना, जिस पर यूमी ज़ाओ युआन
को जवाब देते हुए कहती है कि मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, मैंने वैसे भी जब कल्टीवेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने खुद से वादा करा था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मैं तुम पर कभी भी बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए फिक्र मत करो, इस फाइट को तो मैं ही जीतूंगी। ये कहते साथ ही स्यूमी जंप करते हुए फौरन से अरीना में आ जाती है, जहाँ पर उसने क्लास बी के काउलिंग को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था। काउलिंग भी धीरे धीरे से अरीना की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि मिस ल्यूसी काउलिंग से कह रही थी कि जाओ इस चुड़ैल को अच्छा मजा चखाना, जो सुनकर काउलिंग भी बहुत ही कॉन्फिडेंटली अरीना में आ चुका था और यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पहली बार की तरह काउलिंग ने एक बार फिर से अपनी फियर्स ऑरा को एक्टिवेट कर लिया और वो तेजी से मिस यूमी के पीछे पड़ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस यूमी तो पहले से इसके लिए तैयार थी, वो भी तेजी के साथ काउलिंग की तरफ बढ़ने लगती है। नजदीक आने पर हम देखते हैं कि मिस यूमी बहुत ही ज्यादा स्मूथली काउलिंग के अटैक्स को डॉज कर रही थी, जबकि साथ ही साथ उसने क्लियर माइंड हेवनली मार्क का इस्तेमाल करते हुए यहाँ काउलिंग की बॉडी को टच कर दिया और उसका फियर्स ऑरा डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद तो काउलिंग मिस यूमी के सामने कुछ भी नहीं था और मिस यूमी ने सिर्फ एक ही अटैक करते हुए यहाँ काउलिंग को जमीन पर पटक दिया, जो देखकर तो सब लोग ही काफी जरा हैरान हो गए थे। साथ ही साथ मिस यूमी की जीत से लेकर बहुत सारे लोग खुश भी हो जाते हैं। मिस याओयाओ इस यूमी को देखकर कहती है कि ये लड़की वाकई में खास है, मानना पड़ेगा कि इस लड़की ने काफी स्मूथली अपने दुश्मन को हरा दिया। दूसरी तरफ स्यूमी यहाँ पर क्लास बी की तरफ देखते हुए कहती है कि अगला कौन आएगा। नेक्स्ट चैलेंज के लिए वो पूरी तरीके से तैयार थी और यहाँ इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह से लॉन्ग चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना।